शुक्रिया सोनाली और शुक्रिया रज़िया मशकूर साहिबा। Am I audible to everybody? Okay. So सबसे पहले तो वाइट फेदर क्रिएशंस का बहुत शुक्रिया ये महफिल जमाने के लिए कि आप लोग इतनी दूर से बैठ करके हमें यहाँ से सुनना चाहते हैं। ये अच्छी बात है और हम वाकई ये चाहते हैं इस वक्त हिंदुस्तान में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सुने, क्योंकि बहुत ज़रूरत है यहाँ पर सुने जाने की, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ सुनना चाहिए वो हमें नहीं सुन रहे हैं, तो उन तक आवाज़ पहुँचाने के लिए शायद कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। So this is really very heartwarming for me to be here amongst you. As far as my topic is concerned, Razia Sahiba, you have been very kind to give me a very vast universe by saying just you have to speak about education and religion. So instead of talking about and churning out figures about the education in India and the women education in India or Muslim women in India, I would rather like to deal with the two terms, education and religion, in a conceptual manner, in a theoretical manner. Do you allow me that? So, असल में as a student of political science, we have understood the category of power as a intrinsic category of human society, of human life. Power is something that is desired by everybody. But the disbalance or imbalance in accumulation of power is the question, and that is what the society and humanity is dealing with right now. तो पावर का जो सवाल है, मैं I would like to be bilingual here. पावर का जो सवाल है वो बहुत ज़रूरी सवाल है, और ख़ासकर उन बदलती हुई तीसरी दुनिया के समाजों में जहाँ पर अभी पावर के डिसबैलेंस को ख़त्म करने की एक किताबी कोशिश हो रही है। समाज ने भी ये नहीं तय किया है कि हमें बदलना चाहिए, और हमें किसी के पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पावर इकट्ठी हो गई है तो उसे छोड़ देना चाहिए और उसको बांट देना चाहिए। वैसे ये कहीं भी नहीं हुआ है। तालों ने गोरों से लड़के पावर हासिल की और शेयरिंग हासिल की, पावर शेयरिंग हासिल की। ख़वातीन ने भी लड़के पावर शेयरिंग हासिल की। तो ये कहीं नहीं होता है कि जिसके पास ज़्यादा है, जो प्रिविलेज्ड है, वो अपनी तरफ से ये कहे कि ठीक है हमारे पास ज़्यादा आ गया है, हम आपको वापस करते हैं या हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये एक बहुत आम ज़बान में मैं समझाना चाहूँगी कि पावर का जो सवाल है वही भारत के समाज का सवाल है, वही भारत की ख़वातीन का सवाल है। अब पावर कहाँ से आती है? पावर के जो सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, वो हैं, अगर आप देखें जो प्री मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें रिलीजन है, उसमें लैंग्वेज है, उसमें कल्चर है, और मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें आप एजुकेशन को ले सकते हैं। हालांकि एजुकेशन हमेशा से है, लेकिन पावर का सोर्स रिलीजन और एजुकेशन ये दोनों हैं। और हमने देखा है, शबनम आपा ने अपनी बातचीत में पैट्रियार्की का जिक्र किया था। हमारी यंग साथी जो हैं, पैनलिस्ट जो हैं, मनीषा, उन्होंने पावर का जिक्र किया था, स्टेट पावर का जिक्र किया था। मैं भी यहाँ पर यही बात करना चाहती हूँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए, कि पावर का सवाल इस वक्त भारत का सबसे बड़ा सवाल है कि पावर किसके हाथ में रहेगा, कहाँ एक्यूमुलेट होगा, किससे छीना जाएगा, किसको दिया जाएगा, और कौन उसमें उसके अंदर है और कौन उससे बाहर है। सोर्सेज ऑफ पावर का जो सवाल है वो बुनियादी सवाल है। ज्ञान जो है, शिक्षा जो है, तालीम और नॉलेज, ये सारी जो कैटेगरीज हैं इनसे पावर आती है, और जो रिलीजन है वहाँ से भी पावर आती है। पैट्रियार्की ने दो काम किए। सबसे पहले तो उसने हमारे खुदा को, हमारे अल्लाह को, हमारे गॉड को मोनोपोलाइज किया कि वो हमारे पास है, वो हमसे बात करता है, वो हमारे जरिए दुनिया तक अपना मैसेज पहुंचाता है। और इस तरह से मोनोपोलाइज करने के बाद वो ऊपर वाले के, ऑलमाइटी के गुड उनके कहना चाहिए उनके एजेंट बन गए, या उनके आदमी बन गए कि उनके लेफ्टिनेंट्स बन गए, जिनके जरिए ऊपर वाला पूरी आवाम से और इस दुनिया की मखलूक से गुफ्तगू कर रहा है। ये जो मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिलीजन था ये हर जगह हुआ, और हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं इस वक्त, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो पैट्रियार्की एस्टैब्लिश होने से पहले आया हो। यानी कि पैट्रियार्की पहले एस्टैब्लिश हो चुकी थी दुनिया में, रिलीजन्स और बाकी सारी विचारधाराएं, आइडियोलॉजीज, ये सब बाद में आई हैं। तो होता ये है कि इन सब आइडियोलॉजीज को, चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो, कैपिटलिज्म हो, मार्क्सिज्म हो, सोशलिज्म हो, या किसी और तरह का इज्म हो, वो और उससे पहले की जो आइडियोलॉजीज हैं जिसमें रिलीजन शामिल है, हिंदुइज्म है, कन्फ्यूशियनिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है,
इन सब को पैट्रियार्की के फ्रेमवर्क में ऑपरेट करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि पैट्रियार्की इज गिवन एवरीवेयर, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी रियायतें दी गई हैं। तो एक तो ये रिलीजन की कैटेगरी है दैट हैज बीन कंप्लीटली मोनोपोलाइज्ड। उसके बिना पर जिस तरह का समाज बना है वो उसकी बुनियाद, क्योंकि पैट्रियार्की रूटेड है उसमें, तो उसमें हर वो चीज जिसमें पावर है वो भी मोनोपोलाइज हुआ है। एजुकेशन एंड नॉलेज इज वन ऑफ दैट कैटेगरी, जस्ट लाइक रिसोर्सेज एंड वेल्थ। तो रिसोर्सेज वेल्थ के साथ साथ हमारी जो नॉलेज है, नॉलेज सिस्टम्स हैं, वो भी मोनोपोलाइज हो गए हैं पैट्रियार्की के हाथ में। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पैट्रियार्की, आई एम टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटेरियन पैट्रियार्की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द माइनॉरिटीज विदिन माइनॉरिटीज और द वीकर सेक्शन और दोज हु आर ऑन द पेरिफेरी और दोज हु आर द सबाल्टर्न। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन स्ट्रीम अपर कास्ट मेल एबल बॉडीड अर्बन एजुकेटेड और employed or landlord category of male. So this is something which I am talking that crystallizes the whole idea of authority in India and in the surrounding societies as well. So जब ये दोनों sources of power, knowledge as well as religion, मर्दों के हाथ में है और उनसे आप जब भी आप बात करते हैं तो वो आपको बताते हैं आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके खुदा आपके लिए जो कुछ तय करता है वो हमें पता है। तो पैट्रियार्की की सबसे बुनियादी जीत यहीं से हुई कि उसने हमें ये बताया कि देखो खुदा ने या अल्लाह ने या ईश्वर ने, भगवान ने तुम्हारे लिए इंफीरियर चीजें तय करी हैं, तुम उसी में खुश रहो, हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा। हम जो कह रहे हैं वो तो खुदा की जबान है, वो तो भगवान की जबान है, वो भगवान की मर्जी है। तो ये बात जो है, इससे किस तरह से खवातीन बाहर निकले, इसका सबसे जरूरी काम जो हुआ। सो ये जो इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की जो वैल्यूज हैं, दीज आर द यूनिवर्सल वैल्यूज व्हिच एवरीबॉडी इज आस्किंग फॉर। आज हम तालिबान को देख रहे हैं, तालिबान क्या कह रहे हैं? तालिबान भी यही कह रहे हैं कि हमें इंपीरियलिज्म से आजादी चाहिए, हम अपनी धरती पर हम खुद अपना शासन करेंगे, हमें अमेरिका और नेटो कंट्रीज नहीं चाहिए। बिल्कुल वही बात भारत के कमजोर कह रहे हैं, भारत की आवाम कह रही है, भारत की खवातीन कह रही हैं कि हम अपना जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे, ये एजेंडा सेटिंग हम खुद करेंगे। इसमें जो मॉडर्निटी के बाद और खासकर भारत में, जिसका जिक्र शबनम आपा ने भी किया कि हमें जब संविधान मिला तो हमें वो अधिकार मिले जिनकी वजह से हम इन 3 वैल्यूज को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अब जो परेशानी है वो ये है कि महिलाएं, खासकर मुसलमान महिलाएं, भारत में इस्लामिक स्टडीज के डिपार्टमेंट खुले हैं, यूनिवर्सिटीज में इस्लामिक स्टडीज एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हम जो बेसिक टेक्स्ट है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हदीस हो, चाहे वो सुन्ना हो, हम लोग वो सब भी पढ़ रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि व्हाट द अल्लाह और द ऑलमाइटी इज सेइंग इन हिज डिवाइन टेक्स्ट। हम उस तैयारी के साथ अब समाज में उतर रहे हैं कि जहां हम मौलाना से कह सकते हैं कि जनाब हम आपसे सीखने को तैयार हैं और आपको सिखाने को भी तैयार हैं, हम अपना होमवर्क करके आए हैं। और यही बात एजुकेशन के हवाले से है। तो रिलीजन और एजुकेशन दोनों को हम क्लेम कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं। वी आर नॉट रेडी टू आउटसोर्स इट एनी फर्दर फॉर एनी फॉर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ बार्गेनिंग। Nobody is going to represent us on our behalf. We are capable enough to represent. Shabnam Appa was talking about the reservation in parliament and in other public offices. It is about everywhere. So the reclamation of religion and knowledge system in India is something that is really emancipatory, that is happening, and we are fighting for better budget and better allocations for education. And within education, religion is part of it because we have departments in the university systems, and people are learning how to bargain and how to articulate our rights within the framework that is given and that we have accepted willfully. That even if somebody is a Hindu or a Muslim, within that ideological framework also we have the authority to articulate our demands, to articulate our existential requirements, and make sure that all our capabilities are nurtured in the best possible and equal manner at par with any other identity. So this is something which is happening in India, and that is why we see so much of tussle going on, because nobody wants to give up their privileges. In India, we are having laws that are talking about not giving right to choose life partner, not giving right to choose professions, and there are the state is setting up universities where they are going to teach how to be a good daughter-in-law and good wife.
द वन हु सर्व्स द बेस्ट, यू नो। तो अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने के लिए यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ रही है। ये अथॉरिटेरियन और पैट्रियार्कल नेशन स्टेट इतना ज्यादा डर गया है, उसको अपनी बेटियों के चॉइस की आज़ादी को छोड़ने के लिए कानून बनाने पड़ रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना जीवन साथी चुन ले। वो ये तय नहीं कर सकती कि उसका शरीर किसके साथ सुखी है, वो किस आदमी के साथ जीवन बिताएगी, किस आदमी के साथ अपने बच्चे पैदा करेगी, ये वो खुद ना चुन ले। और इसमें सबसे ज्यादा जो डर है वो उन लोगों को है कि एक कास्ट सिस्टम का जो फीचर है, आप ये देखिए कि जितने भी लॉज बन रहे हैं लव जिहाद के नाम पर, टू रेस्ट्रिक्ट द राइट टू चॉइस, राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, उसमें सब में दलित और आदिवासी समाज की जो लड़कियां हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए स्पेशल लॉज बन रहे हैं। उसमें फाइन मनी भी ज्यादा है और उसमें इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी ज्यादा है। वो इसलिए ज्यादा है कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है उसमें किसी भी तरह से आप जाति से बाहर ना जा नहीं सकते, वो ट्रांसेंडेंटल नहीं है। अगर आप जिस जाति में पैदा हो गए आपको उसी में मरना है। लेकिन कोई लड़की जो कि अभी जिसके नाम के साथ जाटव लगा हुआ है, सोनकर लगा हुआ है, सैनी लगा हुआ है, वो मिसेस खान बन जाए, मिसेस शेख बन जाए, तो इससे उन्हें बहुत तकलीफ है कि वो अपने इस कास्ट आइडेंटिटी को और कास्ट बाउंड्री को ट्रांसेंड कैसे कर सकती है। उस ट्रांसेंडेंस को रोकने के लिए उन्होंने जो लोअर कास्ट की और सबऑर्डिनेट कैटेगरीज की जो खवातीन हैं उनके लिए खास इंतजाम किया है कि अगर आपने उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको उनके कास्ट को मिटिगेट करने के लिए कोई कदम उठाया है तो आपको ज्यादा सजा मिलेगी। तो इस तरह के कानून बन रहे हैं, इस तरह का लेजिस्लेशन लाया जा रहा है। एंड नेशन स्टेट इज ट्राइंग टू रूल बाय लॉ, नॉट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एक परेशानी है ये है। नेशन स्टेट के साथ हमारा जो बुनियादी करार है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो चरमरा गया है, वो टूट गया है। हम अपनी सारी आज़ादियाँ और सारे अधिकार उनके हवाले इसलिए करते हैं नेशन स्टेट के कि आप हमें एक सुरक्षित माहौल दें। यू टेक केयर ऑफ आवर सिक्योरिटी, यू टेक केयर ऑफ आवर बेसिक नीड्स, यू टेक केयर ऑफ आवर एजुकेशन एंड हेल्थ, सो दैट एवरीबडी is allowed to become a human resource from a mere human. So this journey from being a human to human resource has to be aided by the state. That is why we give up all our freedoms to state. We allow them to maintain a police force who can beat us to pulp. We allow them to maintain a prison system where अभी मनीषा ने बताया जिंदगी सड़ जाती है, खराब हो जाती है, लोग जिंदगी भर सड़ते हैं जेलों में। हमने राष्ट्र राज्य को ये इजाजत अपने ऊपर जुल्म करने की इसी शर्त पर दी कि आप हमारे लिए बुनियादी जो कंडीशंस हैं जिंदा रहने की वो पैदा करेंगे। आज हमारा वो करार अपने नेशन स्टेट के साथ टूट रहा है क्योंकि वो जो बुनियादी कंडीशंस हैं वो हमें नहीं दी जा रही हैं। सुरक्षा नहीं है। आप देखें आंकड़े बलात्कार के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के और ओवरऑल क्राइम के जो आंकड़े हैं उसमें जो नेशन और जो स्टेट की बॉडीज हैं उनका कितना शेयर बढ़ गया। यानी बलात्कार करता है तो अपराधी है वो समझ में आता है, लेकिन बलात्कारी के बाद फिर पुलिस विभाग थानों के अंदर जो होता है और फिर उसके बाद जुडिशरी, जिस तरह का अभी जुडिशरी ने एक बलात्कारी को ये कह के छोड़ दिया कि वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो नेशनल एसेट है क्योंकि वो IIT में पढ़ता है, इसलिए उसको सजा नहीं देनी चाहिए, वो ही इज एन एसेट टू द नेशन। ये अभी इसी हफ्ते की घटना है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें जुडिशरी बलात्कारी के साथ या जो अपराधी है उसके साथ खड़ी नजर आती है। तो ये बहुत फिक्र की बात है कि हमारे जितने भी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं जिनसे हमें एक सिस्टम मिलता और पैदा होता, वो ताकतवर के साथ खड़े हैं, वो कमजोर के साथ खड़े नहीं हैं। तो बहुत बदलाव है। इसके बावजूद लड़कियां मान नहीं रही हैं, लड़कियां बजिद हैं कि उन्होंने 70 साल में जो कुछ हासिल किया वो उसको छोड़ेंगी नहीं। ये जो नया कैपिटलिस्टिक फ्रेमवर्क आया है जिसमें उनको उनके हर सवाल को धर्म का सवाल या परंपरा का सवाल बनाया जा रहा है, तो चाहे वो हिंदू लड़कियां हो, चाहे वो मुसलमान लड़कियां हो, चाहे किसी समाज की लड़कियां हो, भारत में
हम लोग बहुत जोश में हैं, हम बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं हैं। और ये बात सही है कि 70 सालों के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हमारी नानी दादियों के वक्त से बहुत बेहतर हालात में खड़ा किया है। आज हम खुल के बात करते हैं और सबसे बड़ी बात है, हमें समझ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे पास अल्फाज हैं, टर्मिनोलॉजी है, जबान है, हम बोलते हैं, और हमारे पास प्रो पीपल टेक्नोलॉजी है, जैसे ये है जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल निराशा में नहीं हैं, हम बहुत बाउम्मीद हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।